हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज बिल्कुल भी नहीं खरीदना पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6, जो कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस चैप्टर में हमने इस सेशन से पूर्व में देख लिया है कि कार्य एक्चुअली होता क्या है, फिर हमने समझा कार्य के टाइप्स को, एंड उसी के साथ में फिर समझ में आया कि ऊर्जा जो होती है वो होती है कार्य करने की क्षमता। मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा भी जो मेजर की जाएगी वो कार्य के जरिए ही की जाएगी। तो फिर हमने समझा कि ऊर्जा के भी हमारे दो ऐसे टाइप्स जिनको मिलाकर के बनती है यांत्रिक ऊर्जा, वो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। फिर हमने बात करा इसी के साथ में कि भाई ये जो ऊर्जा है ये अल्टीमेटली जो गतिज और स्थितिज है, ये ऊर्जा किस किस तरीके से लग सकता है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में गतिज ऊर्जा होगी, कौन सी कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा होगी, ये सब कुछ हम अब तक समझ चुके हैं। अब बारी क्या है भाई, तो अब बारी है कुछ ऐसी बातें करने की कि ये जो बल होता है, मतलब जो ये कार्य हो रहा है, ये कैसे कैसे हो सकता है। यानी मैं कहता हूं कि ये दो तरीके के बल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल। मतलब एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड एक डिफरेंस देखेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में। ठीक है, क्या करता है अल्टीमेटली हमको समझ में आया था कि फोर्स ही है वो कॉजिंग एलिमेंट जो कि वर्क डन करवा रहा है। तो जरा इसके बारे में हम पढ़ ले, समझ ले। चलिए तो शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को फटाफट से, एंड डिस्कस कर लेते हैं हमारे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए भी, एंड उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए भाई शुरू कर लिया जाए फटाफट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, हमारे संरक्षी बल की। तो वैसा बल, ठीक है, हमने ये बात करी ना कि हमारा जो कार्य होता है ये क्या होता है भाई, तो कार्य बराबर जो होता है हमारा ये होता है बल गुणे विस्थापन। और थोड़ा सा अगर पीछे लेकर के चलूं तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो बल है अल्टीमेटली अगर कहीं पर भी बल लगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, जो आपने फोर्स लगाया है ये फोर्स डील ही करता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। मतलब अगर किसी वस्तु के ऊपर आपने बल लगाया है, यानी उस वस्तु में आप क्या उत्पन्न करना चाहते हैं, आप उत्पन्न करना चाहते हैं त्वरण। और त्वरण क्या होता है भाई, तो त्वरण होता है विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर, विस्थापन बटा में स्क्वायर ऑफ टाइम। तो मतलब समझ में आ रहा है कि एक्सीलरेशन कहीं पे हो रही है, यानी वहां पर क्या लग रहा है, बल। या यूं कहूं कि यही बल है जो कि किसी वस्तु में विस्थापन कॉज कराता है, और इसके गुणनफल को, किसको, बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं। तो मैं ऐसा कहता हूं कि बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, इस बल के द्वारा किया गया कार्य दो तरीके से हो सकता है। यह कार्य या तो पथ पर, ठीक है, मतलब रास्ते पर, है ना, पाथ कह सकते हैं, पथ कह सकते हैं, पथ पर या तो निर्भर ना करे, या फिर इस पथ पर क्या करे भाई, तो पथ पर निर्भर करे। मतलब एक कंडीशन है कार्य की निर्भरता हो, और एक जिसमें कार्य की निर्भरता नहीं है, किस पे, पथ पर, रास्ते पर। अगर निर्भरता नहीं है, ठीक है, तो इसको ही कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। इसको क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, इसी को कहते हैं हम संरक्षी बल। चलिए क्या कहते हैं इसको, संरक्षी बल। और अगर निर्भरता होगी तो यह असंरक्षी बल है। ठीक है, मतलब एक ऐसा कार्य जिसमें लगने वाला बल, है ना, मतलब एक ऐसा बल अल्टीमेटली जिसकी वजह से होने वाला कार्य पूरे रास्ते पर निर्भर करता है, कि मतलब कैसे गया, क्या किया, सब कुछ पे, तो उसको हम कहेंगे संरक्षी। और असंरक्षी कहेंगे, सॉरी असंरक्षी। और अगर वो निर्भर नहीं करता है तो कहेंगे भैया उसको संरक्षी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं और यहां से हम समझ लेते हैं कि संरक्षी क्या और असंरक्षी क्या। तो एक पॉइंट समझ में आती है कि अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता हूं आपसे, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा
जो गुरुत्वीय त्वरण इसके ऊपर कॉज होगा mg। अगर मैं इसको एक सर्टन हाइट तक उठा के लेके चलूं और यहां पे रख दूं, तो इस दौरान मान लीजिए ये हाइट h चल के गया है, तो इस पे होने वाला कार्य आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं mgh। मतलब गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है हमारे पास में वो क्या है? mgh। अगर यही चीज आप ऐसा मान के चलिए, यहां से इधर गया, फिर 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 वापस आके रखा गया, मतलब ये देखिए ना कितनी दूरी तय करी उसने, ये पूरी दूरी तय करी, ये सब कुछ दूरी तय करता हुआ जा रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? आप कैसे भी चल के जाइए, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, वो तो mgh ही होगी ना, क्योंकि ये विस्थापन कॉज करता है ना। ये टोटल पाथ से इसको कोई लेना देना नहीं कि आप कैसे गए। आप सीढ़ियों पे कैसे भी ऐसे गोल 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 घुमाते घुमाते छत पे जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी भाई? तो सीधे हाइट, mg इंटू सीधे हाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे चल करके गए थे, मतलब ये रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखिए वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच के वास्तविक गमन पाथ, मतलब पाथ ऑफ ट्रेवलिंग, जिस रास्ते से ऐसा ऐसा ये चल के गया था, पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है। मतलब गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य है, ये कैसा बल है? संरक्षी बल है। गुरुत्वीय बल कैसा बल हो गया भाई? संरक्षी बल हो गया। मतलब इसमें पाथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है इसके रास्ते पर कि कैसे चल करके गए, क्या चल कर गए, कुछ नहीं। मतलब ऐसा इन शॉर्ट कहूं, संरक्षी बल वह बल है जो कि सिर्फ निर्भर करता है किस पे भाई? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर, उसके बीच में होने वाले पाथ पर नहीं, मतलब एक्चुअल ट्रैवलिंग पाथ पर नहीं निर्भर करता। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत बातें और समझते हैं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि संरक्षी बल द्वारा वस्तु को एक बंद पथ में पूरा चक्कर लगाने में किया गया कार्य जो होता है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा भाई? शून्य। ठीक, रीजन क्या है? तो देखिए मैं कहता हूं वर्क डन जो हुआ है ए से बी तक, कार्य जो हुआ है ए से बी तक, कौन से रास्ते से भाई? तो पहले वाले रास्ते से ये चल के गया, और वर्क डन हुआ है दूसरा ए से बी तक ही दूसरे वाले रास्ते से। मतलब आप इधर से चल करके जाइए या फिर इधर से चल करके जाइए, संरक्षी बल है, अगर संरक्षी बल है, संरक्षी बल है, मतलब क्या कह सकता हूं? WAB ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 1, ये बिल्कुल बराबर होगा किसके? WAB ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 2। मतलब आप चाहे पहले रास्ते से ऐसे इस ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पर ले जाइए, या फिर ये दूसरे रास्ते से आप बी पॉइंट पर ले जाइए, संरक्षी बल को सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे? इस प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से। बी कौन है? ये है अंतिम बिंदु, सिर्फ इनसे मतलब है। ये 1 और 2 क्या है भाई? तो ये पाथ बता रहे, रास्ता बता रहे, कौन से वाले रास्ते से। अब अगर ये दोनों अगर आप देख रहे हैं, मैं अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आऊं, WAB फर्स्ट इज इक्वल्स टू WAB माइनस WAB सेकेंड इज इक्वल्स टू हाउ मच? इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर इसको क्लोज लूप में देखेंगे, क्लोज लूप में इसका वर्क डन कितना देखने को मिल रहा है आपको? 0। एक फर्स्ट वाले लूप से गया था, मतलब फर्स्ट पाथ से गया था, और एक सेकंड पाथ से। मतलब क्या समझ में आ गया भाई कि संरक्षी बल है, यानी वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा। आगे आते हैं, जरा एक एक करके समझते हैं। तो गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है, इसका अगर हमें करना है प्रूफ। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल होने का प्रूफ में आप ऐसा समझिए, एक मास है, ये एक द्रव्यमान है, और इस द्रव्यमान को सीधे हमने उठा करके ए से सीधे ले जाकर के कहां रख दिया? बी पर रख दिया। इस दौरान भी आपने जो कार्य किया वो क्या किया? mgh। अभी एक बात समझिए, आप सबसे पहले इस द्रव्यमान को यहां लेकर के आए, फिर ये ले गए, फिर ये ले गए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आपने ऐसे सीढ़ी नुमा जगह से लेकर के इसको चल के गए। तो हर बार अगर मैं करूं तो मैं क्या कहूंगा भाई? अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन की बात करें, गुरुत्वाकर्षण के लिए हम बात करें, तो ये वाला जो क्षैतिज रूप में ये विस्थापन हो रहा है, ये तो कहीं कैलकुलेटिव होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेटिव होगा? ये। तो चलिए इसको मैं कुछ नाम कर देता हूं, ये इसको कहता हूं O, ठीक है, P, इसको कहता हूं Q,
और ये बी है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई यहां से ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए बी जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस ए बी जो है ये क्या है, ये ए बी होगी ना पूरी डिस्टेंस, ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे ये है ओ ए प्लस ओपी, ये अल्टीमेटली ओ, तो ये भी ओ डैश ही समझ लीजिए, ओपी प्लस पी क्यू, ठीक है, प्लस क्यू बी, ठीक है, इसको ओ डैश कहता हूं, इसको पी डैश कह देता हूं, इसको क्यू डैश कह देता हूं, तो इसको ऐसा कर दे रहा, ओ ए हो गया, फिर ओ डैश पी हो गया, फिर पी डैश क्यू हो गया, फिर क्यू डैश भी हो गया। अगर इन सभी को जोड़ेंगे, ये छोटे छोटे डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये तो पूरा कितना है एच, मतलब ए बी, और इसमें भी अगर वर्क डन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं आप यही लिखेंगे ना, एम जी एच, एम जी इंटू हाइट, यही तो आएगा एच हाइट। यहां पर भी अगर आप बात करें कि भैया मैंने एक सर्टेन हाइट ऐसे एंगल पे लेकर के चल करके गया हूं इसको, तब भी मैंने द फाइनल इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कॉज करी, सिर्फ और सिर्फ एच। तो यहां पर भी अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या आएगा, एम जी एच। अगर मैंने इसको ऐसा नहीं ऐसा लहराते हुए भी ले गया तो हाइट एच ही गई, मतलब कितना, एम जी एच। यानी गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है, कैसे कह पा रहे भाई, तो ये सिर्फ और सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है कि आपने धरातल से इसको कितने हाइट तक उठा करके ले गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, आप कैसे लेकर के गए इससे फर्क नहीं पड़ता, कहां लेकर के गए सिर्फ इससे फर्क पड़ता, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं हम संरक्षी बल। और है संरक्षी बल भाई, तो हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट था, स्प्रिंग बैलेंस की हम जो बात करते हैं वो भी हमारा कैसा है, संरक्षी बल। आइए, प्रत्यास्थ बल भी जो है ये भी कैसा है, संरक्षी बल। आपने इस स्प्रिंग को ऐसा खींचा और खींच करके छोड़ दिया, तो जब आप इस स्प्रिंग को खींच रहे होंगे तब आपने अगर एक डिस्प्लेसमेंट कॉज करी हो किसी भी चीज में, या तो आप इसको कंप्रेस करने में कहिए, ये रहा इसको कंप्रेस करने में, और ये इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा मेरा स्ट्रेच करने में, इसको खींचने में। स्प्रिंग को मैं खींचूं या फिर स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करूं, स्प्रिंग में दो ही चीजें हो सकती है। तो इस समय जो मैं प्रत्यास्थ बल लगाता हूं, प्रत्यास्थ बल किसके बराबर होता है, के एक्स के बराबर। या फिर मैं वो स्टोर्ड फोर्स की बात करूं तो एफ एस जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ के एक्स के बराबर। ये फोर्स भी कैसा है भाई, ये कंजर्वेटिव है। कैसे कंजर्वेटिव है, इसको नहीं फर्क पड़ता कि आप है ना एक स्प्रिंग को देखिए, पहले आप क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग को पहले इधर की तरफ खींचे, फिर इसी स्प्रिंग को इधर की तरफ ले आए, यहां ले आकर रख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे 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 खींचते जाओ, कोई नहीं, ये कितना डिस्प्लेस हुआ इससे मतलब है, किस दिशा में कैसे चला रहे उससे कोई लेन देन नहीं। लेन देन किससे भाई, कि अभी इंस्टेंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट मिला, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ एक्स, अगर यहां पे एफ एस अगर लिखता हूं तो ये क्या है, नेगेटिव ऑफ के एक्स, ये रही हमारी स्टोर्ड फोर्स, ठीक है। प्रीवियस सेशन में हमने इसके बारे में पूरा भी डिस्कस भी किया, ठीक। आइए आगे बढ़ता हूं मैं जरा, और अब मैं बात कर लेता हूं संरक्षी बल की विशेषताओं को, कि संरक्षी बल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो संरक्षी बल होता है वो सदैव अदिश स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्केलर पोटेंशियल एनर्जी फलन के रूप में व्यक्त होता है, ठीक है। ये सदिश नहीं, अदिश है, मतलब ये हमेशा किसके फॉर्म में व्यक्त होगा भाई, तो ये है नेगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है भाई, तो इसका जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, विस्थापन के अकॉर्डिंगली। मतलब जैसे देखिए, ये स्प्रिंग था, अगर मैंने इसमें कोई खिंचाव पैदा किया तो इसके खिंचाव के कारण ये इतना सा, ये मेरे को इतना सा डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ये रहा एक्स। तो ये जो मेरा पूरा पोटेंशियल है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे में, मेरे पास जो पोटेंशियल है यू एक्स, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना है भाई, यू एक्स कितना होती है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। मैं इस नेगेटिव को हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है। ये हाफ के एक्स स्क्वायर कहां पर है, क्या ये हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, क्या वो स्थितिज ऊर्जा ये बढ़े हुए भाग में है, या फिर स्थितिज ऊर्जा इस पूरे स्प्रिंग पर निहित है। क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या समझा, हमने यही तो कहा कि किया गया कार्य उस वस्तु के अंदर जाकर के निहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं यहां पर कि हाफ के एक्स स्क्वायर क्या स्प्रिंग के इतने भाग, जो इसका मूल भाग था, इस स्प्रिंग का मूल भाग कौन था, ये रेड वाला,
और इसमें बढ़ा हुआ भाग क्या है, ये एक्स्ट्रा, ये आया, ये आखिरी। तो क्या इसमें ये हाफ के एक्स स्क्वायर स्थित है, या फिर यहां से लेके यहां तक ये टोटल में ही हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर स्थित है? मतलब क्या समझ में आ रही भाई कि ये जो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर यानी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो सिर्फ बढ़ी हुई भाग पे या टोटल में? तो मैं कहता हूं कि इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या काम करोगे भाई, ux अपॉन dx, मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब होता है क्या, रेट ऑफ चेंज। यानी यहां पर जो हमारी सदिश स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, इसको हमने किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं भाई, तो ये जो लंबाई है इसकी, किसकी, इस स्प्रिंग की जो लंबाई है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। यानी पर यूनिट लंबाई पर स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी, dux अपॉन dx के, dux अपॉन dx के जरिए इसके पर यूनिट स्थित लंबाई पर हमें मिल जाएगी स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम कह रहे हैं संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ऑब्वियसली संरक्षी बल है तो पथ से कोई लेन देन नहीं हमको, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं अगर वर्क डन में निकालूं तो क्या होगा, fx dx, वर्क डन क्या, fx dx। और अगर मैं इस fx dx की बात करूं तो x का इनिशियल और x कौन सा, फाइनल, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अच्छा, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यह हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय में देखा कि किया गया कार्य किसके बराबर है, तो गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब क्या, के फाइनल माइनस के इनिशियल, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अच्छा, इसी को अगर मैं कहना चाहता हूं तो मैंने अभी जो स्प्रिंग बैलेंस में निकाला पोटेंशियल एनर्जी, उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखते हैं तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है, ये भी क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मतलब क्या, स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक यानी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये क्या है भाई, ये हमें पता है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। क्या होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो मैं कह सकता हूं अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, सिंपल। तो दो यहां पर हमको समझ में आए क्या भाई, दो विशेषताएं हमको यहां पर समझ में आए। आगे बढ़ता हूं मैं, हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे विशेषता की तरफ। तीसरी विशेषता क्या कह रही है, तीसरी विशेषता कह रही है कि संरक्षी बल है ना, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है यदि पिंड बंद पथ पर चलकर वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। मतलब हमें वर्क डन निकालना कहा क्लोज्ड पाथ का, तो इंटीग्रेशन एक साइन होता है भाई। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो शायद ये पहली बार देख रहे हो, अगर आपको ऐसा सर्कल बीच में लगा हुआ दिख जाए इसका मतलब समझिए क्लोज पाथ की बात हो रही। मतलब अभी जो मैंने बात किया था आप ध्यान से देखें तो भाई ये ऐसा पहुंच करके मैं बी पे पहुंचा था और ऐसा एक और पॉइंट बी पर पहुंचा। कुछ भी बना सकते पाथ, अगर आपको लग रहा हो कि ये पहला वाला जैसा तो नहीं बना रहे हो तो ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी बना दे रहा हूं। ये पहला पाथ है और ये दूसरा पाथ है, ए से चल करके कहां पहुंचे, बी पर। अगर मैं इस क्लोज पाथ में बात करूं, मतलब ये ए से बी पर जाऊं और बी से वापस ए पर आ जाऊं, तो भैया ये पाथ से तो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं ये सेकंड की डायरेक्शन चेंज करके ऐसा कर देता हूं, मतलब मैं ए से बी पे गया ऐसे और बी से ए पे आने का रास्ता देखिए है अलग, लेकिन फिर भी अगर इसका क्लोज इंटीग्रेशन निकाले, मतलब इसमें कार्य निकाले, कार्य ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स का मतलब क्या है भाई, तो ये है बल और डीएक्स का मतलब क्या होता है, ये है मेरा विस्थापन। ये कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि संरक्षी बल है। संरक्षी बल सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। इस ए से बी अगर वर्क डन ए टू बी है ना, ये फर्स्ट अगर आप पॉजिटिव काउंट कर रहे हो तो मैं इसको तो काउंट करेंगे नेगेटिव। अगर आप इधर लेकर के आएंगे मतलब ये सेकेंड पाथ से, तो डब्ल्यू ए बी इधर आ जाएगा प्लस डब्ल्यू बी ए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड पाथ के जरिए, एंड द वैल्यू ऑफ 0, इसका वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो मतलब ये क्या, क्लोज पाथ पे इसका हमेशा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसा आएगा, 0, यानी वर्क डन हमेशा 0। और चौथा पॉइंट, यदि सिर्फ संरक्षी बल कार्यरत हो तो कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगर किसी पर सिर्फ और सिर्फ क्या काम करे भी, कंजर्वेटिव फोर्स,
तो कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा चूंकि हमें पता है क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये हमेशा ही क्या होगी भाई, नियत। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा नियत रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। चलिए, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई भाई, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, एंड अब हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। मतलब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने अभी पढ़ा कि यह हमेशा कैसी रहेगी, संरक्षित। तो चलिए संरक्षित प्रूव भी कर लेते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं इसको। लेकिन एक पॉइंट ये है कि इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक और है अभी डेरिवेशन जिसमें हम यांत्रिक ऊर्जा के कंजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया क्या वही वाला है क्या, नहीं। एक और है हमारे पास में जहां पे हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम इस तरीके से करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और किसी पिंड के अंदर काइनेटिक एनर्जी हर बिंदु पर सेम होती है। कब भाई, मैं अगर कहता हूं कि मान लीजिए कोई ये पिंड है, फर्स्ट पोजीशन में वो है ए पर, एक बीच में यहां पॉइंट बना तो बी एंड थर्ड इज द सी, ये अर्थ पे आकर के टकरा गई। तो इस दौरान यहां पर इस तीनों ही स्थिति में इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है कांस्टेंट, यानी ये तीनों ही स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। ये डेरिवेशन भी हम अभी अलग से करेंगे, लेकिन हम यहां पर बात करना चाहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या अल्टीमेटली हम कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो हम कहना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल के आधार पे, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के आधार पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स के आधार पर अगर मैं कहता हूं तो मैं ऐसा कुछ कहना चाहूंगा, देखिए कि भाई एक जो है हमारे पास में पिंड है और इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, मतलब संरक्षी बल इसके ऊपर कार्यरत है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मतलब डेल के की अगर हम बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो डेल के अगर मैं बोलूं कि भैया इसमें कितना होगा, तो डेल के की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये अल्टीमेटली जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगी, है ना, वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन के बराबर, मतलब किए गए कार्य के बराबर। यानी मैं अगर कहता हूं कि यहां पर डेल के की बात करूं तो मैं कहता हूं किए गए कार्य के बराबर, ठीक। किए गए कार्य के बराबर क्यों भाई, क्योंकि डेल के अल्टीमेटली क्या है, डेल के का मतलब क्या है भाई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये अल्टीमेटली कहां से ले रहा हूं मैं ये ले रहा हूं कार्य ऊर्जा प्रमेय से। ये कहां से आ रही है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है भाई, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, मतलब किया गया कार्य अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होती, मतलब किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती। तो उसका उल्टा भी तो कह सकता हूं कि गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर है। अब किया गया कार्य कितना भाई, तो आप कहेंगे एफ, ठीक है, डॉट मैं कह लेता हूं डेल एक्स, ये हमारा किया गया कार्य है, ठीक है। ये क्या है, हमारा किया गया कार्य, किसके द्वारा, संरक्षी बल द्वारा। इसी प्रकार मैं कहता हूं इसमें स्थितिज ऊर्जा, किसकी, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को यू से डिनोट करते भाई, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ, ठीक है, ये नेगेटिव ऋणात्मक कार्य के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये स्टोर्ड एनर्जी, क्या है ये स्टोर्ड एनर्जी। और ये कैसा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सेम नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स। अब अल्टीमेटली मैं कहना चाहूंगा कि भाई एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों इक्वेशंस की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो मैं ऐसा लिखता हूं, समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों समीकरणों से मुझे क्या समझ में आता भाई, कि डेल के जो है आरएचएस देखिए ना, दोनों का बराबर ही दिख रहा है ना, एफ डेल एक्स और इसका भी एफ एक्स डेल एक्स, ठीक है। तो ये, अच्छा इसको एक्स नहीं लिखा, चलिए एफ एक्स का मतलब क्या, फलन है एक्स में, ठीक है। तो लगाया गया ये बल और विस्थापन, लगाया गया बल और विस्थापन, बस इसमें नेगेटिव साइन का अंतर है। तो मतलब मैं नहीं कह सकता कि डेल के जो है ये नेगेटिव है किसके, डेल यू के, ठीक है, नेगेटिव है किसके, डेल यू के। अगर मैं इसको ले आता हूं तो क्या कहेंगे आप, डेल के
प्लस डेल यू इज इक्वल्स टू 0। और इसी को तो कहते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कैसी है भाई, कांस्टेंट, मतलब ये कैसी हो गई, संरक्षित। कांस्टेंट आ रहा है ना, कैसे, तो डेल के का मतलब अल्टीमेटली क्या है, डेल के अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल के का मतलब क्या होता है, तो डेल के का मतलब है ना, गतिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस इनिशियल गतिज ऊर्जा। ये कहीं पर भी ऐसा डेल लगता है, इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन। क्या इसका मतलब, परिवर्तन। कितना परिवर्तन भाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली डेल यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये बराबर, ये क्या चल रहा है, 0। अगर मैं इसको ही लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। मतलब क्या लिखा है, तो देखिए ये क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा ये बराबर है किसके, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ये प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मतलब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसी चीज को, कि प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा बराबर है किसके, अंतिम यांत्रिक ऊर्जा के। अगर प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा अंतिम यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो गया, यानी क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि भैया ये कंजर्व्ड है, ये सेव है, ये बदल नहीं रहा, संरक्षित है। ठीक, चलिए तो आते हैं जरा, चाहे तो आप इस डेरिवेशन के लिए फोटोग्राफ्स रख सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। देखिए हम यही बात कर रहे हैं कि भाई यदि केवल Fx संरक्षित बल लगाने पर किसी पिंड में डेल एक्स विस्थापन हो रहा है, तब किया गया कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बल गुणे विस्थापन के बराबर हो जाएगा। किसके, बल इंटू विस्थापन के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं डेल एक्स मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो Fx इंटू डेल एक्स, ये है फोर्स और ये है विस्थापन। जहां पर बल कैसा संरक्षित है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा जो होगी संरक्षित है, इसका मतलब संरक्षित बल होने का मतलब क्या होता है, संरक्षित का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, और स्टोर्ड एनर्जी कैसी काउंट की जाती है, नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव Fx इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है तो मतलब मेरे को समझ में आता है कि ये डेल के माइनस ऑफ डेल यू के बराबर था, इन दोनों को जोड़ा 0 आया, मतलब k प्लस यू 0, यानी k प्लस यू कॉन्स्टेंट स्थिरांक, यानी k इनिशियल प्लस यू इनिशियल और k फाइनल प्लस यू फाइनल, मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, एंड जरा बात करता हूं मैं असंरक्षित बल की, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहलाएगा भाई, जब कंजर्वेटिव फोर्स मैंने कहा कि वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो पाथ पे निर्भरता रखेगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हो गया कि यदि किसी वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित करने में किसी बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य इन दोनों स्थितियों के बीच अपनाए गए पथ पर निर्भर करता है, तो कार्यरत बल असंरक्षित बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन की बात करते हैं, घर्षण की, यह असंरक्षित बल है। ऐसा नहीं कि आपने जहां से स्टार्ट किया और जहां खत्म किया उस पर निर्भर करता, नहीं, पूरे पथ पर निर्भर करता है। हर क्षण उसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो अलग अलग हो सकता है जाने में अलग हो और वापस आने में अलग हो। ठीक है, घर्षण बल जाते समय अलग हो और उसी पाथ पे लौटते समय अलग हो। तो मैं ऐसा यहां पे क्या कह सकता हूं कि यहां पर WAB, देखिए WAB जो आपको दिख रहा है किस रास्ते से भाई, फर्स्ट रास्ते से जाते हुए, और WBA जो आपको दिखेगा, ठीक है, ये दोनों ही बल
दोनों ही कंडीशन में। ये अलग पाथ पर निर्भर करता है, ये अलग पूरे पाथ पर निर्भर करता है। तो मतलब ये कह सकता हूं कि ये इक्वल नहीं हो सकते, मतलब कुछ चेंजेस हो सकती है इसमें, जानते समय अलग और ये आते समय अलग। ठीक है, चलिए अब जरा हम दोनों को रिलेट कर लेते हैं, है ना, एक कंपैरिजन देख लेते हैं जिससे कि ये लंबे समय तक हमको याद भी रहेगा। ठीक, तो देखिए, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है, बीच के मार्ग की प्रकृति पर नहीं, जबकि असंरक्षी बल में यह वस्तु वास्तविक मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है, संरक्षी पाथ पर निर्भर नहीं, असंरक्षी पाथ पर निर्भर। संरक्षी बलों द्वारा बंद परिपथ में एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है, जबकि असंरक्षी बल के लिए यह सत्य नहीं है। अभी हमने देखा ना कि जो असंरक्षी बल था उसमें वर्क डन जीरो नहीं हुआ, संरक्षी में जीरो हो रहा था। ठीक, सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला कोई बल केंद्रीय बल तब कहलाता है जब वह वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला चुंबकीय बल, ये सभी केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं गुरुत्वीय बल के लिए बोलता हूं ये एक मास है मेरा m1 और यहां पर एक और दूसरा मास है दैट इज m2, तो इसका मास केंद्र से केंद्र कंसीडर होता है, ना कि ये सतह से सतह, यानी केंद्र से केंद्र कंसीडर होता है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, ये जो इस पे बल लग रहे हैं संरक्षी है, गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करता हूं तो ये रहा एक चार्ज और ये रहा मेरा दूसरा चार्ज, दिस इज Q1, दिस इज Q2। इन दोनों के बीच में भी लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा संरक्षी बल होगा। जैसे कि यहां पर ये दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल जो था ये गुरुत्वाकर्षण बल और इसको मैंने संरक्षी कहा था, तो ये जो है मेरा स्टैटिक फोर्स ये भी संरक्षी बल होगा। सिमिलरली अगर मैग्नेट की बात करते हैं तो आपको पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक एस ध्रुव और एक एन ध्रुव, मतलब एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी उसके सेंटर से कंसीडर की जाती है और वो भी एक संरक्षी बल है। ठीक, चलिए अगला फोर्थ पॉइंट, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार W जो होता है वो डेल के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परंतु एक बंद पथ में पूर्ण चक्कर लगाने में संरक्षी बल शून्य कार्य करता है, अतः W इक्वल्स टू 0। यानी वहां पर डेल के भी क्या हो जाएगा 0, अर्थात गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। संरक्षी बल है और बंद पथ में बात करें, मतलब यहां से चल के गए वापस यहां पर आए, यानी एक पूर्ण चक्कर की बात कर ले। ठीक है, तो इस संदर्भ में उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, अतः यदि कोई वस्तु बंद परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद अपने स्थान पर गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन लाए बिना लौट आती है तो उस पर कार्य करने वाला बल संरक्षी बल होता है, जबकि असंरक्षी बल के अंतर्गत वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जहां से चला वापस वहीं पर आ गया, तो भैया उसने क्या किया, संरक्षी बल मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। या दूसरा ये कहूं, आप कहीं से भी कहीं चल करके जाओ, आप यहां से चलो ऐसा ऐसा होते हुए यहां तक पहुंचो, फिर आप ऐसा 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 घुमाते हुए यहां आ जाओ। ठीक है, और यहां आते समय आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जितनी यहां से चल करके गए थे, तो मतलब ये संरक्षी बल हो गया। ठीक, जबकि असंरक्षी होता तो ऐसा नहीं होता, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता। ठीक है, तो यहां पर हमें बात समझ में आ गई क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी और मतलब संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी देख लिया तो बहुत ही आसानी से याद भी हो गया हमें। ठीक है, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि भाई जो टारगेट हमने सेट किया था इस सेशन के लिए वो हमने फुलफिल कर लिया, मतलब संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में हमने सीख लिया। संरक्षी का मतलब जो कि पथ पर डिपेंडेंट हो कि नहीं हो, तो भैया संरक्षी मतलब जो डिपेंडेंट नहीं हो, और असंरक्षी का मतलब जो डिपेंडेंट हो। संरक्षी का एक उदाहरण हमने जैसे ग्रेविटेशन समझा, वैसे ही असंरक्षी का एक उदाहरण बोले तो घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आपको क्या करना होता है भाई, तो सिंपली आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ऑफर करते हैं कोर्सेज लाइक सीबीएसई इंग्लिश एंड सीबीएसई हिंदी मीडियम, बोथ मीडियम। ये सीबीएसई अल्टीमेट मतलब है इसका एनसीईआरटी से, ये पूरी बुक्स के अकॉर्डिंगली मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पूरा कोर्स कंटेंट आपको अवेलेबल कराते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आपकी बुक्स अल्टीमेटली एनसीईआरटी है एंड आप ये पूरे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं
तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा कोर्स कंटेंट मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर बने रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब पूरी तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और इंप्रोवाइजेशन, अगर आप चाहते हैं थोड़ी बहुत और इंप्रूवमेंट, तो भैया क्या कर सकते हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको मिलने वाली लिंक, उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड आप अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स परचेस कर सकते हैं। तो भाई जिस तरीके से आप हमारे इस YouTube पे जुड़े हुए हैं उसी तरीके से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां पर कोई भी नई इंफॉर्मेशन अगर आती है तो वो जल्दी से आप तक पहुंच सकते हैं एंड अगर आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस होते हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं इजीली। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।